तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस केस की जिसमें बहुत बड़ा उतरार चढ़ाव कल आ सकता है। कल सीबीआई के सामने मुंबई के एनसीबी के जोनल हेड रहे समीर वानखेड़े की पेशी है। उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और देखना होगा कि क्या उस स्टेटमेंट के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है या एक बार फिर कुछ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाता है। तो एक फैसले की घड़ी होगी उस ऑफिसर के लिए जो एक ज़माने में बहुत बड़ा देशभक्त माना जाता था, लेकिन आज उसी पर उंगलियां उठने लगी। एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर के हाथ एक हाई प्रोफाइल केस लग गया और उसमें दोनों ही तकलीफ में आ गए। जिसको पकड़ा गया वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बहुत बड़े सुपरस्टार का बेटा। उसको कुछ हफ्ते जेल में रहना पड़ा, 28 दिन टू बी प्रिसाइज, 27 दिन। 2 तारीख को पकड़ा और 28 तारीख को बेल हुई अक्टूबर में। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही केस आगे बढ़ने लगा तो उतनी ही तकलीफें उस शख्स को आने लगी जिसने ये केस बनाया था। और अल्टीमेटली सीबीआई ने एक एफआईआर समीर वानखेड़े और उसके और साथियों के खिलाफ रजिस्टर्ड कर ली। 5 आदमियों के नाम सामने आ रहे हैं, इंक्लूडिंग समीर वानखेड़े के। लेकिन ये केस जिसमें कभी किसी ने सोचा नहीं था इतना बड़ा मोड़ आएगा, लेकिन आ गया। शुरू जब हुआ था केस तो जिस आदमी ने पहली खबर दी थी उस आदमी का इस एफआईआर में नाम भी नहीं है। अगर आपको बराबर याद हो, नहीं तो मैं याद करवा देता हूँ। शुरुआती दौर में एक नाम आया था कि मध्य प्रदेश के इंदौर से सबसे पहला टिप ऑफ मिला था डिपार्टमेंट को, एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, कि इस तरीके से एक क्रूज शिप मुंबई से गोवा जा रहा है, उसमें ड्रग का इस्तेमाल होगा और उसमें कुछ बड़े वीआईपी किस्म के लोग भी शामिल हो सकते। उसके बाद एक स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन आती है जिसको हम एक लीड कहते हैं, कि एक एक्शनेबल इनपुट आता है, वो एक महेश भानुशाली शख्स के नाम से आता है। और ये शख्स तभी सब अखबारों में, टीवी पे, हर जगह आया कि वो मुंबई के साथ सटे हुए इलाके डोंबिवली का एक बड़ा बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसके बाद तीसरा नाम जो आया था वो केवी, जो आज के दिन में इस केस का एक एक्यूज बन के रह गया। पहले मेन किरदार था केवी गोसावी, उसका नाम। और इसको लेके जो खुलासे अब हो रहे हैं सीबीआई ने किए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। एक्चुअली इसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की नहीं है। इस पूरे केस की एक एनसीबी का इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जो हर डिपार्टमेंट में होता है। कस्टम में भी है, एक्साइज में है, इनकम टैक्स में है। इंटरनल जो अपने अफसरों के ऊपर, जो इनके जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, उनके ऊपर निगाह रखते, उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। उस विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस केस की जो इंक्वायरी की, जो जांच पड़ताल की, उसमें जो रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट डिपार्टमेंट के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सीबीआई को हैंड ओवर की और सीबीआई ने उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेने के बाद ये एक्शन लेने का
फैसला किया। अब जब खबर अंदर से आती है तो सही होती है 99%। उसमें शक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अंदर बैठे लोग सबको जानते हैं, उनको अंदर की खबर होती है। और जो दो ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर एनसीबी के, जो समीर वानखेड़े के साथ पोस्टर थे, उनको भी एक्यूज्ड बनाया गया। तो कहीं ना कहीं तो बात जाके निकलेगी। हालांकि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। एक जो एफआईआर में जो धारा लगी है वो एक्सटॉर्शन की धारा भी है कि इसमें शाहरुख खान की फैमिली से 25 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन का मामला सामने आता है, जिसमें 18 लाख में डील होती है और 50 लाख रुपया पेशगी दे भी दिया जाता है। पैसा लेने वाला केवी गोसावी और पैसा देने वाली शाहरुख खान की सेक्रेटरी पूजा ददलानी। अब देखिए, अंडर द एक्ट, कानून के मुताबिक रिश्वत लेना भी गुनाह है, रिश्वत देना भी गुनाह है। और अगर पूजा ददलानी ने ये बात मानी है कि उसने 50 लाख दिया, तो क्या उसने शाहरुख खान से पूछ के दिया? अगर ये कैश दिया, वो कैश किसका था? अब एक सेक्रेटरी के पास तो इतना पैसा हो नहीं सकता अपना। अगर वो होगा भी तो अपने बॉस के बेटे के लिए वो क्यों खर्च करेगी? कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आई होगी, पैसे का बंदोबस्त किया गया होगा। और वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती कि मैंने पैसा नहीं दिया, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। मुंबई में एक इलाका है लोअर परेल, जहाँ पे एक समय हमारा डीएनए का ऑफिस भी हुआ करता था, जहाँ मैंने बहुत साल काम किया। बहुत हाई एंड इलाका है, हैपनिंग प्लेस है, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं। खैर, वहाँ पे एक जगह पे पूजा ददलानी और केवी गोसावी की मीटिंग होती है, जिसकी वीडियो फुटेज हाजिर है। एक ब्लू कलर की मर्सिडीज गाड़ी में एक ददलानी आती है और गोसावी एक इनोवा गाड़ी में आता है, जिसके ऊपर पुलिस का स्टिकर लगा होता है। तो ये सबूत ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। उसके बाद उसमें बातचीत क्या हुई, उसका खुलासा इस आदमी ने खुद किया है, गोसावी ने, कि मैंने पैसे ले तो लिए थे, लेकिन बाद में उसमें से कुछ पैसे मैंने वापस कर दिए थे। 25 लाख की डील 18 करोड़ में, 25 करोड़ की डील 18 करोड़ में फाइनल होती है, जिसमें ये कहा गया कि 8 करोड़ रुपया समीर वानखेड़े को देना पड़ेगा, बाकी का और अफसरान को। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि समीर के अलावा कुछ बड़े और छोटे और ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे, जिनको शायद अभी घेरे में नहीं लाया गया और आने वाले दिनों में वो शायद आ भी सकते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन उन लाइंस पे चले, उन इनपुट्स के ऊपर चले जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट के पास, एजेंसी के पास। वो देखना पड़ेगा। लेकिन 28 दिन आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में रहना पड़ा। अब मुझे याद आता है आज से कोई 22 साल पहले का किस्सा, 5 मई 2001 का, जब एक इसी किस्म की मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हस्ती फिरोज खान का बेटा फरदीन खान पकड़ा गया और उसके ऊपर उस समय के एनसीबी के जो अधिकारी थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसके पास से 9 ग्राम ऑफ कोकेन, 9 ग्राम
वो पकड़ी गई। और जिस आदमी ने, नासिर खान जो सप्लायर था, उसने जो सप्लाई की थी, उसने भी कहा कि उसके पास 9 ग्राम ऑफ कोकेन थी। अब देखिए वकीलों का काम करने का तरीका। उसके जो वकील थे उस समय, आजाद खान, उन्होंने आज 22 साल बाद कुछ पत्रकारों से बात करते हुए बात कही कि हमने एनसीबी की कार्रवाई को गलत नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा कि फरदीन खान के पास 9 ग्राम कोकीन नहीं थी, 1 ग्राम थी, क्योंकि एनसीबी के पास इस बात के सबूत थे कि फरदीन खान ड्रग लेता है और रेगुलर बेसिस पे लेता है। उसको डिनाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने एक कानूनी नुक्ता ये ढूंढ लिया कि 1 ग्राम कोकीन वो उसकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए थी, कोई कमर्शियली उसको बेच के पैसा कमाने की कोई मंशा नहीं थी। उसको जितनी चाहिए थी उसने उतनी खरीदी। और उसके बाद नासिर खान पकड़ा जाता है, उससे बाकी की 8 ग्राम पकड़ी जाती है। तो वो 9 ग्राम जो है वो फरदीन खान के सर मरने की बात सही नहीं। और इस बात का कुछ खास विरोध उस समय के एनसीबी के अधिकारियों ने नहीं की। मुझे याद है अजय ओबाले उस समय पे उसी कुर्सी पे बैठते थे जिसमें बाद में आके समीर वानखेड़े बैठने लगे। अजय ओबाले बहुत ही सुलझे हुए, ईमानदार और एक बहुत अच्छे खानदान से आने वाले IRS ऑफिसर थे। उनके जो पिताजी थे मिस्टर गणेश ओबाले, वो महाराष्ट्र पुलिस के IG पद से रिटायर हुए। बहुत साल उन्होंने स्पेशल ब्रांच और इस किस्म की इंटेलिजेंस की पोस्टिंग्स की। बहुत बढ़िया इंसान थे। मेरा 20-25 साल उनसे रिश्ता रहा एज अ रिपोर्टर। उनका बेटा अजय, इनको दूसरा बेटा भी उनका एक वो IAS अफसर है शायद, ये IRS आके यहाँ पे था। तो मैं कभी ज़िंदगी में अजय ओबाले को मिला नहीं था, हालांकि उनके पिताजी से मेरी बहुत लंबी एसोसिएशन थी। उसको पता था, क्योंकि जब कभी मैं उस समय पे लैंडलाइन का ज़माना हुआ करता था 2000 के पहले का, तो जब भी फ़ोन करता था तो ये बच्चे घर से उठा लेते थे, अजय और उसका भाई। तो उन्होंने जब फ़ोन करना, मैंने बोलना मैं बलजीत परमार बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहना कि डैडी तो वॉशरूम में है, या नाश्ता कर रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, तो आपको वापस फ़ोन करते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम सुना हुआ था जब वो कॉलेज में बड़े पढ़ रहे थे, और मुझे अंकल भी बोल देते थे। तो ये रिलेशन था कि जो शख्स उनके पिताजी से बात करना चाहता है, उनकी उम्र का होगा। मुझे देखा नहीं था इसलिए मुझे अंकल बोल देते थे। खैर, इसका बहुत सारे ऐसे ऑफिसर के साथ मेरा वास्ता पड़ा जिनके बच्चे भी मुझे इसलिए जानते थे कि मैं उनके पेरेंट्स को जानता था। तो मैं उन दिनों में इंग्लैंड में काम करता था, UK में। मैं छुट्टियों में आया हुआ था यहाँ बॉम्बे, तो ये केस मुझे मालूम पड़ा। अब पत्रकार तो पत्रकार होता है, रहा नहीं गया, तो मैं NCB के ऑफिस पहुँच गया। वहाँ ऑफिसर मुझे काफ़ी जानते थे, पुराने जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे। और वहीं पे वो खबरी भी था जो इस केस में बहुत एक्टिव था। उसका अभी नाम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सलीम खबरी जिसको कहते थे, सलीम लंगड़ा या सलीम खबरी। उस शख्स को मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और अजय ओबाले जी से रिक्वेस्ट करना कि मैं उनको थोड़ी देर के लिए मिलना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद सलीम का फ़ोन आया कि मैंने उनसे बात की है, वो आपको जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप आ जाइए, आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और देखिए, जैसे ही मैं NCB के ऑफिस में पहुंचता हूँ पोर्ट एरिया में, वहाँ पे कम से कम 100 के करीब पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी। पूरा
मुंबई का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे पहुँचा हुआ है, लेकिन एनसीबी का कोई भी अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं था। तो एनसीबी के दफ्तर के ऑपोजिट जो फुटपाथ था, वहाँ एक दीवार के साथ सब पत्रकार अपने अपने टीवी के दूसरे सब कैमरे यूनिट लेके सब खड़े हैं, लेकिन उनको ऑफिस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचा तो मेरा मैसेज ऊपर था, उन्होंने नीचे जो उनके वॉचमैन थे सिक्योरिटी वाले ग्राउंड फ्लोर पे, इनका ऑफिस टॉप फ्लोर पे था एनसीबी का, तो मुझे नीचे मैसेज दे रखा था कि इस तरह से बलजीत परमार आएंगे, उनको दरवाज़ा खोल के ऊपर भेज देना, ले आना साथ में। तो मैं जब आया तो सब लोगों ने मुझे, अब पत्रकार तो सब जानते थे, तो वो मेरे से बातचीत भी हुई, बड़े हैरान हुए कि उनको कोई मिलने नहीं दे रहा और मुझे, मेरे लिए वो दरवाज़ा भी खोला जा रहा है। तो मैं ऊपर चला गया। काफ़ी घुसर मुसर पत्रकारों में चली कि ये क्या माजरा है, और उनको मालूम था कि मैं मुंबई में आजकल काम नहीं कर रहा हूँ, सब जानते थे, बेचारे पुराने कुलीग थे, किसी न किसी अखबार में किसी न किसी के साथ काम किया हुआ था। तो मैं ऊपर गया और वहाँ पे फरदीन खान को एक बेंच पे बैठाया हुआ, उसके साथ वो दूसरे लोग, फिरोज़ खान वहाँ पे, कुछ फिल्म ट्रस्टी के और 2-3 लोग, और साथ में इन्वेस्टिगेटर स्टेटमेंट्स का सिलसिला जारी। तो मैं कुछ 1.5 घंटा वहाँ पे रुका। अब अजय उबाले जी को मालूम था कि मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस समय मुंबई के किसी भी न्यूज़पेपर या चैनल के अदारे से काम नहीं कर रहा था। मैं तो इंग्लैंड से छुट्टियां मनाने आया था 15-20 दिन के लिए, और यह हादसा हो गया। मैं अपना चाय वाय पी के उनके साथ, फिरोज़ खान से जो मुझे बहुत पुराने जानते थे, मेरे पड़ोसी भी मुंबई, मेरे घर से हार्डली 100 गज दूरी पे इनका घर था, संजय खान का, फिरोज़ खान का, दारा जी, ये सब साथ साथ में रहते आए पूरा एरिया। अब जावेद अख्तर, शबाना जी, ये सब उसी एक का घर कोई 10 गज की दूरी पे, किसी का 20 गज की दूरी पे, और दूसरी तरफ अक्रॉस द रोड श्रीमान अमिताभ बच्चन जी का घर था। तो ये बहुत बढ़िया एरिया था, और बीच में इन सब के सेंटर में हमारी कॉलोनी थी, चांद सोसाइटी, जहाँ मैं रहता था, 10 साल रहा हूँ उस घर पे। खैर, तो फिरोज़ खान से बातचीत हुई। तब तक एडवोकेट्स को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, तो मुझे जो पूरी जानकारी आधी तो मुझे मालूम थी, क्योंकि एक रात पहले जब ये पूरा ट्रैप लगाया जा रहा था, तो वही सलीम खबरी मेरे घर पे भी आया था, काफ़ी कुछ बातें करने के लिए, कुछ लॉजिस्टिक मतलब डिस्कस करने के लिए। खैर, वो अपने आप में एक दूसरी स्टोरी है, मैंने उस पर एपिसोड बनाया भी था पुराना, आप देख सकते हो। खैर, तो जैसे ही मैं सब बातचीत करके कुछ 1.5 घंटे के बाद नीचे उतरता हूँ, नहीं उसके पहले मैंने अजय उबाले को बोला, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि यार मेरे नीचे सब कुलीग खड़े हैं, उनको ज़रा किसी से बात कर लो, काफ़ी देर से बेचारे खड़े हैं, प्रेस को जो बता देना चाहिए ताकि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, उनकी खड़े खड़े थक जाएंगे, उनका भी जिम्मेदारी है। बोलते अभी हम ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकते, तो आप हमारे मखौल में, उन्होंने मुझे बोल दिया है ना लाइटर में, कि आप उनको बता दो, हमारी तरफ से आप ब्रीफ कर दो, अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन हमसे मिली है आप उनसे शेयर कर लो, लेकिन हमारा नाम नहीं देना, आप अपनी तरफ से जो मर्जी बात कर लो। और वही बात हुई। जैसे मैं एनसीबी के ऑफिस से नीचे उतरता हूँ तो सब के सब लोग भाग के मेरे पास आ जाते हैं। वो सीढ़ियाँ थोड़ा ऊंची थी, उसके साथ फुटपाथ छोटा सा 3-3.5 फीट, और उसके साथ में सड़क रोड, तो वहाँ पे सब ने मुझे घेर लिया, और मैंने उनको कह दिया कि ऐसी ऐसी बात मेरी हुई है, ये कोई ऑफिशियल वर्शन नहीं है, ये मेरी साथ जो बात हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सोर्सेज क्लोज टू एनसीबी, ऐसा करके आप इसको कोट करके लगा सकते हो।
मैं कोई एनसीबी का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे परमिशन ले ली है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन है तो चला देना, नहीं यकीन है तो मत चलाना। और आपको शायद हैरानी होगी, दूसरे दिन सब अखबारों में, टेलीविज़न पे इधर उधर वो जो मैंने जो बात बताई थी पूरी फरदीन खान की, उसी का जिक्र हुआ। तो कोई एनसीबी के ऑफिसर्स ने किसी के साथ कोई बात नहीं की थी। तो दोस्तों, कभी कभी खुशी भी होती है कि अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे बड़े कामों में शमूलियत रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बड़े लोगों का साथ रहा, एक ईमानदारी थी, एक लोग यकीन करते थे, आपके ऊपर भरोसा करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। बिना पत्रकार हुए भी जब मैं कहीं यहाँ काम नहीं करता था, फिर भी उन लोगों ने मुझे बुलाया और मेरे से इन्फॉर्मेशन साझा की। ये एक पर्सनल लेवल पे रेपो होता है जो बहुत कम रिपोर्टर बनाना जानते हैं। उनको जब मतलब होता है तो जी साहब करेंगे, मतलब नहीं है तो किसी से बात नहीं करते। ये एक दूसरा मुद्दा है। खैर, अब उसमें उनके वकीलों ने जो इशू लिया फरदीन खान के, कि हम मानते हैं कि फरदीन खान को ड्रग पीने की लत है, लेकिन वो 1 ही ग्राम खरीदी थी, और नासिर खान ने जो बेचने वाला था उसने भी कह दिया मैंने 1 ही ग्राम बेची थी। और तीसरे दिन फरदीन खान की ज़मानत हो गई और बाद में उसको सज़ा भी नहीं, उसको रिहेबिलिटेट की उसने एप्लीकेशन दे दी कि मैं ये नशे की आदत छोड़नी चाहता हूँ, थोड़ी सी पीता था इसलिए मैं रिहेबिलिटेशन में जाता हूँ, ठीक हो जाऊँ। उसके उलट आर्यन खान को 28 दिन हार्डन क्रिमिनल्स के साथ आर्थर रोड जेल में रहना पड़ा। ये एक केस को हैंडल करने का तरीका होता है। तो कहीं ना कहीं फरदीन खान और शाहरुख खान के वकीलों से भी कोई ना कोई कोताही जाने अनजाने में हो गई होगी, नहीं तो ये केस इतना लंबा नहीं चलता था। अब जब इतना लंबा चला है तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने इसके लिए कोर्ट कचहरी से मांग की कि इसको अभी छोड़ना सही नहीं है, हमारी ये इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, इसको पकड़ना बाकी है, उसको पकड़ना बाकी है। तो वो सब बातों को लेके शक इसी बात का खड़ा होता है कि इस केस को इतना लंबा, उसकी कस्टडी को इतना लंबा खींचना कहीं ना कहीं एक सौदेबाजी के तहत किया गया था। और अब कल जब समीर वानखेड़े की स्टेटमेंट होगी तो क्या सीबीआई इस बात को लेके कोई निष्कर्ष तक पहुंच सकेगी कि अगर पूरी कॉन्स्पिरेसी थी तो क्या थी, क्यों ये सारा प्रपंच रचा गया। और वो आदमी जो इस रेड के साथ में था, उसकी फोटोग्राफ्स भी हैं, वो बीजेपी का वर्कर महेश भानुशाली, उसका नाम इस एफआईआर में क्यों नहीं है, जबकि बाकी सब लोगों का है जो शुरू से समीर वानखेड़े के टच में थे इस केस को लेके। और अभी तक पूजा ददलानी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, विजिलेंस ने की, पता नहीं, सीबीआई ने अभी तक नहीं की है। उससे पूछताछ होगी। क्या शाहरुख खान अपना बयान देंगे कि उन्होंने कुछ सौदेबाजी करने की कोशिश की थी। करप्शन केस भी लगा है जिसमें रिश्वत लेना भी पाप, देना भी पाप। उसमें क्या होता है, केस अभी बहुत लंबा चलने वाला है, पूरी बातें परत दर परत खुलेंगी, एक एक करके इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी, कल फिर देखेंगे इस केस में क्या होता है। अगर कुछ बड़ा होगा तो एक एपिसोड और बनाएंगे, नहीं तो और किस्सा कहानी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।